बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मुरसलीन आपका फ़िज़िक्स टीचर, और आज हम चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा की एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। आज हम 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है 20.1, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड अपॉन सेवरल assumption। इसका क्या मतलब है कि जो बोहर की थ्योरी है जो उसने हाइड्रोजन एटम के लिए पेश की थी, उसमें काफ़ी सारी assumption है। डू एनी ऑफ दीज assumptions कंट्राडिक्ट क्लासिकल फिजिक्स? क्या उन assumption में से कोई assumption क्लासिकल फिजिक्स के अगेंस्ट है? मतलब क्लासिकल फिजिक्स और बोहर्स थ्योरी के दरमियान कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है कि क्लासिकल फिजिक्स के साथ कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है। तो बेटा हमें इन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा कि बोहर्स थ्योरी में क्या था और क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है। तो पहले हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, या हम कहें कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो, तो वो रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, मतलब एनर्जी को रेडिएट करेगा। और क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि एनर्जी रेडिएट होती ही जा रही है, तो वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। जब एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी तो जो ऑर्बिट्स हैं वो छोटे से छोटे होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है बेटा। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं इसके लिए थोड़ी सी मैंने डायग्राम दी है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स अगर वो रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली रेडिएट करता ही जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी खत्म और वो न्यूक्लियस के अंदर क्या कर गया? फॉल। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है? बोहर ने जो हमें पोस्टुलेट्स दिए, उसमें जो पहला पोस्टुलेट था वो क्या कहता है? एन इलेक्ट्रॉन, बोहर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स के मुताबिक पहला पोस्टुलेट क्या है? एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है वो सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट में ही है, मतलब अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं कर रहा, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही है, तो वो एनर्जी को हरगिज रेडिएट नहीं करेगा। बेटा समझ आई है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के अंदर मौजूद है तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। बोहर की यही जो अजम्पशन थी वो क्लासिकल थ्योरी को कंट्राडिक्ट करती है। तो बेटा इसको हम समराइज करते हैं। क्वेश्चन था कि बोहर की कोई अजम्पशन क्लासिकल फिजिक्स को कंट्राडिक्ट करती है, तो आपने कहना यस सर कंट्राडिक्ट करती है। कौन सी अजम्पशन? पहली अजम्पशन कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। ठीक है, एनर्जी कब रेडिएट होती है ये बेटा अलग से टॉपिक है, तो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय लाइन स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? इस क्वेश्चन के बेटा 2 हिस्से हैं। पहले हमने बताना है कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा है बेटा कि जब हाइड्रोजन गैस को या किसी भी गैस को लो प्रेशर के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है, तो उसके एटम जो हैं वो एक्साइट कर जाते हैं और ग्राउंड स्टेट से किसी हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। और जब वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद, क्योंकि हायर स्टेट जो हैं वो अनस्टेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन वापस लोअर स्टेट्स में आने की कोशिश करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट्स की तरफ आएंगे तो दे विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दे विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बेटा हमने चैप्टर नंबर 16 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हर वेव की डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब
जब एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो जो वेव्स आएंगी उनकी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ होंगी और हर वेवलेंथ जो है उसका स्पेक्ट्रम एक स्पेसिफिक लाइन आती है जो बिल्कुल डिस्क्रीट होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि व्हेन अ गैस एट लो प्रेशर इज एक्साइटेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, द स्पेक्ट्रम ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट शार्प लाइन। बेटा डिस्क्रीट का मतलब डिफरेंट, हम कह सकते हैं कि डिफरेंट लाइंस आई हैं फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। तो ऐसा जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आएगा उसको हमने क्या नाम देना है, लाइन स्पेक्ट्रम का नाम देना है। ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या था कि एक्सप्लेन हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट स्पेक्ट्रा हैं, तो हम कैसे देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कौन सा है, मतलब क्या चीज़ डिस्टिंग्विश करेगी एलिमेंट्स को एक दूसरे से। तो हम पहले ही बेटा बात कर चुके हैं कि हर एलिमेंट के लिए जो वेव्स इमिट होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनके लिए डेफिनेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब तमाम एलिमेंट्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं होगी, हर एलिमेंट की डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। इसलिए मैंने लिखा कि ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन सेट ऑफ वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। अब जब हर एलिमेंट की सेट ऑफ वेवलेंथ्स और सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं, तो जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम आएंगे तो डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज आप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट की सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा एलिमेंट क्या है। ठीक है बेटा। तो हम इसको समराइज करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से। कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट सेट ऑफ वेवलेंथ्स देता है। इसका मतलब हर एलिमेंट की डिफरेंट वेवलेंथ्स, हर एलिमेंट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर एलिमेंट्स मिक्स भी हैं तो स्पेक्ट्रम तो उनका फिर डिफरेंट आएगा, डिफरेंट वेवलेंथ्स आएंगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आएंगी, तो और हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट है। बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गई होंगी।